हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीडीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित के प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में मैंने अतिलघु और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सरल कीजिए 3/4 की घात -2 भाग 2/3 की घात -4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे है 3/4 की घात -2 भाग 2/3 की घात -4। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे घातांक के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a की पावर -n होता है, उसको हम 1/a की पावर +n लिख लेते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे 1/3/4 की घात +2 हो जाएगी। एक के बटे में जब ये जाएगी तो ये प्लस, इसका जो चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा। ये सब जो घात है यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। भाग वैसे ही हम इसे लिख लेंगे 1/2/3 की घात +4। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1/, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, भाग 1/, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। 2 की घात 4 की वैल्यू होती है 16, तो हम यहाँ पे 16 लिख लेंगे। और 3 की घात 4 की वैल्यू होती है 81, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो 16 है ये ऊपर इसके गुणा में आ जाएगा 1 के में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 गुणा 16 अपॉन ये नीचे है 9 भाग, और ये जो 81 है वो भी यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। तो 1 गुणा, यहाँ पे नीचे कितना रहेगा 16। अब क्या करेंगे हम आगे यहाँ पे देखेंगे 16 गुणा 1 कितना होता है 16/9 भाग 81/16। अब हम क्या करेंगे, ये भाग के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर भाग के चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे 81/16 से भाग दे रहे हैं 16/9 में, तो क्या करेंगे 16/9 को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पे जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो संख्या होती है ये उलट जाती है, इनके अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/81। अब क्या करेंगे, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। 16 की गुणा 16 से और 9 की गुणा 81 से, तो 16 ये हो जाएगा 256 9 की गुणा अगर 81 से करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 72। तो ये इसका आंसर आएगा वो आएगा 256/729। ये इसका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाए कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। क्वेश्चन है कि कोई भी काम है उसे अगर 50 आदमी करते हैं तो वो 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम 30 आदमी को हटा देते हैं कुछ दिन बाद। फिर जो बचा हुआ काम है, वो जो आदमी 30 हटा दिए हमने 50 में से, तो 20 आदमी बचे। तो जो 20 आदमी है उस काम को 75 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए कि कितने दिनों बाद हमने 30 आदमियों को हटाया। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने आदमी हटाए वो x दिन बाद हमने हटा दिए, तो फिर दिन कितने बचे, x दिन बाद हमने वो आदमी हटा दिए, लेकिन दिन कितने बचे 40 माइनस x। तो जो 50 आदमी है वो कितने दिन तक काम करते हैं, 50 आदमी काम करते हैं 40 माइनस x दिन तक, क्योंकि अगर पूरे 40 दिन तक करेंगे तो वो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 50 आदमी 40 दिन तक काम नहीं करते हैं पूरा, क्योंकि जब काम स्टार्ट होता है तो 50 आदमी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम 30 आदमियों को हटा देते हैं और 20 आदमी जो बचते हैं वो बचा हुआ काम 75 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हम इसे कैसे निकालेंगे कि 50 आदमी जो हैं वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं 40 माइनस एक्स,
बराबर, और जो 20 आदमी बचे वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम? 75 दिनों में। तो बस हम नेक्स्ट पेज पर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा, 50 आदमी जो है 40 माइनस एक्स दिन तक काम करते हैं, बराबर जो 20 आदमी बचे वो कितने दिन तक काम करते हैं? 75 दिनों तक। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स बराबर हमने क्या माना कि माना एक्स दिन बाद जो 30 आदमी है वो हम हटा देते। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 50 के गुणा 40 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा, माइनस इधर ही हो जाएगा 50x बराबर 20 के गुणा 75 में करेंगे तो 75 दूनी 150 और 1500 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 1500 को हम इधर ले आएंगे तो 2000, इधर माइनस में प्लस में है ये, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 1500 बराबर ये माइनस में 50 है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा 50x। अब यहाँ पे कितने बचे, 2000 में से 1500 गए तो 500 बराबर 50x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 500 बटे 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 5। तो जो x की वैल्यू है, x बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 दिन, हम जो 30 आदमी को हटाते हैं वो 10 दिन बाद 30 आदमी को अगर हम हटा दें तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो 20 आदमी 75 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आया इसका, आएगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें आंकड़े दे रखे हैं और उनकी हमें माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे आयु दे रखी है और यहाँ पे विद्यार्थी दे रखे हैं। तो आयु 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और जो विद्यार्थी हैं वो 4, 3, 5, 4, 4, 3। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये आंकड़े लिख लिए हैं, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, टेबल बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आयु और विद्यार्थी, तो जो आयु दे रखी है इसको हम मानते हैं पद, कि हमें ये पद दे रखे हैं। और इधर ये है बारंबारता। बारंबारता का मतलब है कि ये जो 11 वर्ष वाला विद्यार्थी हैं, 11 वो 4 विद्यार्थी हैं जिनकी एज 11 वर्ष है, 3 विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष है और 5 विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 13 वर्ष है। ऐसे ही 4 विद्यार्थी, 4 फिर यहाँ पे जिनकी उम्र 15 वर्ष है और 3 विद्यार्थी जिनकी उम्र 16 वर्ष है। ये तो बारंबारता हो गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, फिर क्या करें, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो होता है उसे ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, फिर उसमें ऐड करते हुए हम लिखते जाते हैं। नेक्स्ट में 4 में प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में प्लस 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में प्लस 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में प्लस 3 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। कि ये लिखनी हमने संचयी बारंबारता। अब क्या करेंगे, अब जो बारंबारता होती है उसको हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे, उसको एन बराबर, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 23 आना चाहिए। अगर ये 23 आता है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 4 प्लस 3 7, 7 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 3 23। तो यहाँ पे हमें 23 प्राप्त हो। देखेंगे यहाँ पे कि एन नंबर की वैल्यू जो है 23, ये एक विषम संख्या है। तो जब नंबर विषम संख्या होती है तो जो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2 वापद वापद। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n के बराबर 23 लिख लेंगे, 23 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 24/2, मतलब कि 12वां पद। यहाँ पे हमें 12वां पद प्राप्त हुआ है। अब 12वां पद हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे हम 12वां पद देखेंगे इसमें संचयी बारंबारता में जहाँ 12 होगा वहां देखेंगे। यहाँ से अब हम यहाँ पे पद की तरफ आएंगे तो इसके सामने कौन सा पद आ रहा है, 13। तो जो 12वां पद है यहाँ पे वो है 13, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो होगी 13। तो इसके माध्यिका क्या आ गई, माध्यिका बराबर आ गई 13।
अब हम देखेंगे कि बहुलक, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या होगा कि जो भी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी जिस भी पद की, वही पद बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बारंबारता किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 4 और 3। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है? 5। तो 5 के सामने वाला हम पद देखेंगे, वो भी क्या है? 13। तो इसका जो बहुलक है, बहुलक बराबर भी क्या प्राप्त होगा हमें? 13। जबकि इस पद की माध्यिका भी 13 है और इस आंकड़े की माध्यिका भी 13 है और बहुलक भी 13 है। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आएगा 13। यहाँ पे माध्यिका भी 13 आएगी और बहुलक भी 13 आएगा। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक क्रेता को शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। मतलब इस क्वेश्चन में है कि एक क्रेता है, कोई खरीदने वाला है शेयर, उसको बताया गया कि जो अंकित मूल्य है उसका एक शेयर का वो 10 रुपये है और जो बाजार मूल्य है वो उस शेयर का 50 रुपये है, 50 रुपये प्रति शेयर है। अब इसमें क्या है कि जो क्रेता है उसको ये बताया गया, लेकिन जो शेयर धारक है उसने क्या किया है, शेयर धारक ने जो शेयर खरीदे थे अपने, वो खरीदे थे 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और शेयर कितने खरीदे थे? 200। लेकिन उस क्रेता को जो बेचे वो उसने बाजार मूल्य पर बेचे थे 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो इसमें पूछा है कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। मतलब उसने खरीदा तो अंकित मूल्य पर था, अब और बेचा उसने बाजार के मूल्य पर है, तो उसको क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उसने जो अंकित मूल्य पे शेयर खरीदे उनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो उसने 10 शेयर खरीदे, मतलब 10 रुपये प्रति शेयर खरीदे, लेकिन शेयर कितने खरीदे थे? 200। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 जो उसने खरीदे थे। और दूसरा है कि उसने जो शेयर बेचे दूसरे क्रेता के लिए, तो वो बेचे 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 200 शेयर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो जब हम इसका लाभ निकालेंगे तो लाभ क्या आ जाएगा, जो उसने बेचा और खरीदा, तो यहाँ पे बेचा कितना? 10,000 और 2,000 में खरीदे थे, तो लाभ कितना आ जाएगा? 10,000 में से 2,000 घटाएंगे हम तो 8,000 रुपये का उसे लाभ प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8,000 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक घनाकार टंकी के भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, टंकी पानी से पूरी भरी है, यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, और 1 लीटर की वैल्यू है 1000 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि एक टंकी है घनाकार जिसकी भीतरी भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर है और वो टंकी पूरी पानी से भरी हुई है, लेकिन उसमें से 7 लीटर पानी हमने निकाल लिया। जब हम 7 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो उसकी जो ऊंचाई है टंकी की वो कितनी रह जाएगी। इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। यहाँ पे हम एक घनाकार शेप की टंकी बना लेते हैं। घनाकार में क्या होता है कि उसकी जो भुजाएं हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं घन की। तो यहाँ पे हम एक घनाकार टंकी बना लेते हैं। हमने एक घनाकार टंकी बना ली, तो इसकी जो भुजाएं है वो 30 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि इसकी सारी भुजाएं 30 सेंटीमीटर की होंगी। इसकी ऊंचाई भी 30 सेंटीमीटर होगी, इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर, सभी 30-30 सेंटीमीटर होंगी। फिर क्या है, इसमें से हमने 7 लीटर पानी निकाल लिया। ठीक है, 7 लीटर पानी हमने इसमें से निकाल लिया। अब हम इसकी ऊंचाई कितनी बची वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। और जो टंकी है वो पूरी पानी से भरी हुई है, मतलब फुल भरी हुई है। तो इसके जो पानी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
जितना कि इसका आयतन है उसके बराबर पानी होगा। इस टंकी में कितना पानी होगा फिर जितना इसका आयतन है। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होता है घन का आयतन। घर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का घात 3 भुजा का क्यूब। यहाँ पे भुजा कितनी दी हुई है 30। तो 30 की घात 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 होती है 27। 27 ये और 3 तो ये 27,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है अब हमने 7 लीटर पानी निकाल लिया और 7 लीटर पानी की वैल्यू कितनी होगी 7,000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप कह सकते हैं क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1,000 घन सेंटीमीटर। तो जो पानी बचा इसमें वो कितना है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बचा पानी कितना हो जाएगा 27,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 20,000 बच जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 जो है सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20,000 घन सेंटीमीटर हमें पानी टंकी में अभी तक बचा हुआ है। अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे कि कितनी ऊंचाई तक पानी रहा क्योंकि हमने 7 लीटर पानी निकाला है। तो जब हम पानी निकालेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो कम होगी कि पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी 30 सेंटीमीटर थी। जब ऊंचाई पहले 30 सेंटीमीटर थी कुछ हमने पानी निकाल लिया तो इसकी ऊंचाई कुछ कम होगी। तो फिर इसे कैसे निकालेंगे हम तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना पानी बचा हुआ है आयतन जितने पानी का आयतन बचा हुआ है उसी का भी हम आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि जितना आयतन बचा हुआ है और यहाँ पे जो एच की वैल्यू है तो हमें एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है ये बचे पानी पानी का आयतन यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं बचे पानी का आयतन। बचे पानी का आयतन कितना है 20,000 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम बचे हुए पानी का जो आयतन है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई बराबर 20,000 है। यहाँ पे लंबाई हमें पता है कितनी है 30 क्योंकि लंबाई तो खत्म नहीं होगी पानी की और ना ही चौड़ाई खत्म होगी ऊंचाई खत्म होगी क्योंकि हमने कुछ पानी निकाल लिया। तो यहाँ पे 30 और जो चौड़ाई है वो भी 30 है अभी लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता है कि कितना बचा है तो हमें बस एच निकालना है बराबर 20,000। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा 20,000 बटे 30 गुणा 30 ये जो गुणा में है यहाँ पे ये इसके भाग में आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे ये तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा ऊपर बचा 200 और नीचे 3 तिया 9 तो यहाँ पे बच जाएगी एच की वैल्यू अगर हम 9 से भाग देंगे 200 में तो 9 दूनी 18 फिर कितने बचे 2 फिर 20 9 दूनी 18 दशमलव फिर 9 दूनी 18 तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 22.22 सेंटीमीटर। तो एच की जो हाइट बची बाद में पानी की वो बची 22.22। तो यहाँ पे जो पानी की ऊंचाई बची वो 22.22। तो जो आंसर होगा इसका वो होगा 22.22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है चित्र में जीरो वृत्त का केंद्र है। ये जो वृत्त दिया हुआ है उसमें जो वृत्त का केंद्र है वो जीरो है। यहाँ पे एंगल सी ओ ए बराबर 130 डिग्री है और एंगल ए बी सी तथा एंगल ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है हमें और उसका केंद्र है जीरो। जीरो उसका केंद्र है या ओ उसका केंद्र है। यहाँ पे एंगल ए ओ सी या सी ओ ए की वैल्यू हमें 130 डिग्री दी हुई है। हमें पूछा गया है कि एंगल ए बी सी और अगर हम वृत्त में देखें कि जो वृत्त का केंद्र है वो ओ है और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ए डी सी और एंगल ए ओ सी
वो एक ही जीवा से दोनों बने हुए हैं। मतलब कि जीवा हमने मान ली ए सी, ए सी जो है इस वृत्त की जीवा है, तो इसी जीवा से एंगल बना हुआ है, एंगल ओ ए सी और एंगल ए डी सी। तो क्या होता है, वृत्त की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ही जीवा से अगर जो सेंटर में कोण बनता है केंद्र में, उसकी वैल्यू दोगुनी होती है जो परिधि पर कोण बनता है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 130 है केंद्र में, लेकिन अगर परिधि पर इसकी जो वैल्यू है वो इस कोण की आधी हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू। तो यहाँ पे 130 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 का आधा हो जाएगा 65। तो यहाँ पे आ जाएगी ये 65 डिग्री। तो ए डी सी की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई 65 डिग्री। अब हमें निकालना है दूसरा एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें इसमें यहाँ पे चतुर्भुज ए डी सी वी, अगर हम चतुर्भुज देखें ए डी सी बी ए, इस चतुर्भुज में अगर हम देखते हैं, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, उनके दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 65 डिग्री आ गई। अब अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 180 होती है दोनों की वैल्यू, लेकिन अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो हम 65 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 65 को माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे बच जाएगा 1 और 1। तो यहाँ हमें 115 डिग्री इसकी जो वैल्यू है ए डी सी की वो हमें 115 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये। 16,000 रुपये में प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है वो 10%, और जो टाइम दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 1/1/2 मतलब 1.5 वर्ष। लेकिन जो ब्याज है प्रति छमाही है, तो जब ब्याज प्रति छमाही होता है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1.5 साल में कितनी छमाही हो जाएगी, 1 साल में 2 छमाही होती है तो 3 छमाही, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 3। और वही रेट की वैल्यू आधी हो जाएगी क्योंकि ये प्रति ईयर है, लेकिन हम छमाही निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2। तो यहाँ पे 5% आ जाएगी। अब बस हम पहले निकालेंगे अमाउंट, तो इसमें होता है प्रिंसिपल 1+r/100 यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे, प्रिंसिपल की है 16,000 और 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 5/100 आगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 16,000, यहाँ से इसे हम काटेंगे 5 दूनी 10, ये जाएगा 20, तो ये जाएगा 20 एकम 20 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 21/20 अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देंगे। इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद वो आएगी 18,522 रुपये। तो जो पूरा अमाउंट आया वो आया 18,522 रुपये। तो हमें अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरा जो अमाउंट है मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन ये है और मूलधन कितना है, मूलधन है 16,000। तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हम 16,000 को घटा देते हैं, 2 2 5 2। तो जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यह चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होगा
2522 रुपये। यहाँ पे लघु प्रश्न भी सॉल्व होते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।